हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उस हिंदी व्याकरण में हमारी चल रही थी शब्द निर्माणकारी शक्तियां। उन शब्द निर्माणकारी शक्तियों के अंदर हमने संधि के बारे में पढ़ लिया है और अब समास के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने अविभाव समास और तत्पुरुष समास, दो समास के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज इस क्लास के अंदर हम द्विगु समास के बारे में देखेंगे, जो 3 नंबर का प्रकार है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। जो फायदा आपको मिल रहा है वो अपने दोस्तों को भी मिल सके। अगर किसी भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट की, जो द्विगु समास है। समास का 3 नंबर जो प्रकार है, तो द्विगु समास की जो परिभाषा वो क्या करे, इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी पद की जो प्रधानता है, पद की जो प्रधानता है, उस पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने 4 ही प्रकार के होते हैं। बाकी वैसे समास कितने 6 प्रकार के होते हैं, परंतु पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 ही प्रकार के होते हैं। प्रथम पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और अन्य पद प्रधान होता है। तो हमारे इसके अंदर द्वितीय पद प्रधान है, द्विगु समास के अंदर द्वितीय पद प्रधान है। इसका पहला पद संख्यावाची, यानी पहले पद में संख्या आएगी, जो हम 1 2 3 4 5 को करते हैं वो संख्या, और दूसरा पद संज्ञा होता है, यानी ये संज्ञा आएगी। संज्ञा हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आगे देखिए, यहाँ पर पहचान लिखी हुई है। प्रथम पद संख्यावाची होगा, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि ये द्विगु समास का उदाहरण है, तो पहले उसमें क्या है, संख्या आएगी। समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराएगा, यानी उसको जब पढ़ेंगे तो हमें ऐसा अनुभव होगा कि किसी समूह की बात की जा रही है। वह शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ ना हो, ये बात है वो आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि रूढ़ होने पर वो है बहुवीरी समास में चला जाता है, तो वो रूढ़ नहीं होना चाहिए। अब देखिए नोट, समूह शब्द हमेशा द्विगु समास में ही आता है। ये बात ऊपर भी आ गई है, समाहार का बोध कराएंगे या समूह का बोध कराएंगे। उदाहरण से देखते हैं हम। उदाहरण में क्या कह रहा है, नवरत्न। नवरत्न का मतलब हुआ 9 रत्नों का समूह है, 9 रत्नों का समूह है। तो इससे क्या है, नवरत्न नाम से हमें पता चल रहा है कि नवरत्न क्या है, एक 9 रत्न है, उन रत्नों का एक समूह है। अब 9 का मतलब क्या हो गया, 9 हो गया, तो आगे संख्या आ गई, आगे क्या आ गई, संख्या आ गई, और पीछे क्या हुआ, रत्न आया, तो रत्न एक क्या है, संज्ञा है। रत्न क्या है, एक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण देखिए, नवरात्र। नवरात्र, वे विशिष्ट नवरात्रि। अगर विशिष्ट नवरात्रि जैसे नवरात्र, ये नवरात्रियों का समूह हो तब तो द्विगु होगा। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, यानी नवरात्रि कोई सी भी हो सकती है भाई। आज की जैसे रात है, कल की रात है, परसों की रात है, ऐसे नवरात्रि है, उन नवरात्रियों का कोई समूह है, तब तो वो क्या होगा, द्विगु समास में होगा। और वो विशिष्ट नवरात्रियां कौन सी, जो नवरात्रों के अंदर आती है, जिसको हम नौरता बोलते हैं, वो नवरात्रियां हैं, तब वो क्या है, बहुवीरी में होगा, क्योंकि वो विशेष है। वो नवरात्रियां वो किसी के लिए फिक्स हो गई है, रूढ़ हो गई है, तो वो बहुवीरी में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सप्ताह, सप्त यानी 7, अहनो, अहनो का मतलब होता है दिन का समूह, तो 7 दिन का समूह होता है, तो वो सप्ताह कहलाता है। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, समूह हो तब तो द्विगु है, और रूढ़ होने पर बहुवीरी, यानी वो पंचवटी जिस पर सीता रुकी थी, तो वो पंचवटी जब आए तो वो उसके लिए फिक्स रूढ़ हो रखी है, तब वो बहुवीरी है। और ऐसे 5 वट वृक्ष है उसका समूह हो तो वो क्या, पंचवटी क्या कहलाएगी, द्विगु समास में, क्योंकि वो एक समूह बनाती है। अठवारा, 8वें दिन लगने वाला बाजार, ये बहुवीरी समास में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अठवारा फिक्स, जैसे रविवार को लगता है तो फिक्स, वो जैसे रविवार को लगता है तो वो फिक्स हो गया, रूढ़ हो गया, तो वो अठवारा है, वो 8वें दिन लगने वाला मेला, तो फिक्स इसी के लिए रूढ़ हो रखा है, तो वो बहुवीरी समास में जाएगा। दोपहर, 2 पहरों के बाद का समय, बहुवीरी, यानी दिन में जो पहर होते हैं तो वो दोपहर, यानी इसका मतलब होता है 2 पहर, तो अलग अलग जो पहर होते हैं, यानी दिन और रात मिलाकर 8 पहर होते हैं, दिन और रात को मिलाकर 8 पहर होते हैं, और दिन में हमारे 4 पहर होते हैं।
तो दोपहर है जो सुबह वाले और दोपहर शाम वाले। अब वो बीच का वो दोपहर कहलाता है, तो दोपहर ये फिक्स हो गया, यानी दोपहर हम, और जो दोपहर होते हैं ना उनको हम दोपहर नहीं, शाम वाले दोपहर है दो, उसको हम दोपहर नहीं बोलेंगे। दोपहर जो बीच वाले हैं उन्हीं को हम बोलते हैं। सुबह के बाद में जो आता है दोपहर हो गए, तो उसी को दोपहर वो जो है जिनको हम क्या बोलते हैं, दोपहर बोलते हैं। तो इसलिए वो रूढ़ हो रखा है, वो बहुवीरी में जाएगा। तो ये बारीक सा जो अंतर है, ये माइनर सा जो अंतर है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। पंजाब, पंजाब का संधि करेंगे तो पंचधन आब, पंचधन आब, आब का मतलब पानी होता है। 5 प्रकार का पानी आकर मिलता है जहां, वो बहुवीरी। क्योंकि पंजाब 5 प्रकार का पानी ऐसे नहीं है हमने एक कुएं का ले लिया, एक नहर का ले लिया, एक नल का ले लिया, ऐसे 5 प्रकार का पानी मिलाया और उसे पंजाब बोल देंगे, वो पंजाब नहीं है। हाँ, वो 5 प्रकार का पानी जरूर हो गया। वो 5 प्रकार का पानी जब होता है वो पंजाब है, वो समूह होगा, वो क्या है, समूह होगा। और ये जो पंजाब वो क्या है, जो पंजाब फिक्स एक एरिया है, जो क्षेत्र है उसके लिए फिक्स हो रखा है पंजाब शब्द, तो इसलिए वो रूढ़ हो गया, इसलिए बहुवीरी समास में जाएगा। आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि कौन से शब्द को हमें उसकी प्रकृति देखकर हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन से समूह शब्द है जिसको हम द्विगु समास में रखेंगे और कौन सा ऐसा शब्द है जिसको हम बहुवीरी समास में रखेंगे। यानी ये कंफ्यूजन पैदा करता है। तो ये कंफ्यूजन आपका तब निकलेगा जितने ज्यादा आप उदाहरण देखोगे। बाकी समझने वाली जो बातें थी वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। आगे देखिए, समास का जो 4 नंबर का प्रकार है वो है कर्मधारय समास। इस समास में दोनों पद के मध्य विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। यानी जो दोनों पद होंगे, दो पद होंगे, दोनों पदों के बीच में क्या होगा, या तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। विशेषण और विशेष्य हमने पढ़ा है। विशेषण वो होता है जो विशेषता बताने का काम करता है और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो संज्ञा और सर्वनाम वो विशेष्य होंगे क्योंकि इनकी विशेषता बताई जाती है। और उपमान और उपमेय, वह शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ ना हो, यानी अगर वो रूढ़ हो जाएगा तब तो वही कंडीशन पैदा होगी जो द्विगु समास में हो रही। रूढ़ होते हैं वो बहुवीरी समास में चला जाएगा, और जब तक रूढ़ नहीं होता है तब तक वो क्या रहेगा, वो किस में आएगा, कर्मधारय समास में काउंट होगा, जब किसी की वो विशेषता बताने का काम करता है। उदाहरण देखिए, परमाणु, परमाणु वो है परम है जो अणु, परम है जो अणु, उसे परमाणु कहा जाता है। नील कमल, नीला है जो कमल। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, यानी बुद्धि तो कैसी है, मंद है। कमल कैसा है, नीला है, तो ये विशेषता बताने का काम कर। महात्मा, मान है जो आत्मा। नलकूप, नल से बना है जो कूप, कूप का मतलब होता कुआ। दोनों पद विशेषण, अगर दोनों पद विशेषण होंगे कैसे होंगे, जैसे लाल सुर्ख, दोनों विशेषण है। अत्यंत गहरा लाल होता है उसको हम कहते हैं लाल सुर्ख, या बोलते हैं लाल चिरम। इस प्रकार के शब्द हम काम में लेते हैं, मारवाड़ी में बोलते हैं बिल्कुल लाल चिरम था, तो इसी प्रकार। तो लाल सुर्ख का मतलब अत्यंत गहरा लाल होता है, लाल तो है ही वो, पर ये पर विशेषण का काम कर रहा है। पर विशेषण, दोनों विशेषण है, तो पर विशेषण का मतलब है विशेषण की विशेषता बताने का काम करता है। यानी अत्यंत गहरा लाल, लाल तो है ही है पर अत्यंत गहरा लाल। आगे देखिए, पीला जर्द, गहरा पीला, गहरा पीला के लिए। काला स्याह, गहरा काला। शीतोष्ण, ठंडा और गर्म। शीतोष्ण का मतलब होता है शीत और उष्ण। उष्ण का मतलब क्या हो गया, गर्म हो गया। उष्ण का मतलब गर्म हो गया, और शीत का मतलब ठंडा हो गया। तो ठंडा और गर्म दोनों। संधि कौन सी है ये मेरे को आप कमेंट में बताइए, क्योंकि संधि हमने पीछे पढ़ ली है। उपमान और उपमेय का संबंध, चरण कमल, चरण रूपी कमल। रूपक अलंकार पढ़ेंगे ना उस टाइम देखेंगे। राजीव लोचन, राजीव के समान है जो लोचन। मृग नयन, मृग के समान है जो नयन। तो ये इसमें उपमान और उपमेय का संबंध है। समास में कंफ्यूजन पैदा होता है क्योंकि रूढ़ कब हो गया, रूढ़ नहीं हुआ, ये बातें हमारे को जब जितने ज्यादा हम अभ्यास करेंगे तब ही समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आने वाली। बाकी समाज को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की और अच्छे से आपको समझाया है। फिर आता है द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। नाम से ही पता चल रहा है दोनों पद प्रधान होंगे। दोनों पदों के मध्य क्या आएगा, और, तथा, एवं, या, अथवा का लोप। द्वंद्व समास के 3 उपभेद, कितने उपभेद, 3 उपभेद।
पहला है इतरेतर द्वंद्व समास, इसके अंदर इतर धन इतर, दोनों पद पृथक पृथक अस्तित्व युक्त हो गए, यानी दोनों पदों का अपना खुद का अस्तित्व होगा। दोनों पदों के मध्य और तथा एवं का लोप होगा, यानी एवं आएगा, तथा आएगा, और आएगा। उदाहरण देखिए, राधा और कृष्ण, तो राधा और कृष्ण का मतलब राधा का एक अलग अस्तित्व है और कृष्ण का एक अलग अस्तित्व है। दोनों पद है वो प्रधान है, क्योंकि राधा अलग अपना अस्तित्व रखती है और कृष्ण अपना अलग अस्तित्व रखते हैं। माता पिता, माता तथा पिता, तो दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। विकल्पक या वैकल्पिक द्वंद्व समास, दूसरा जो प्रकार है, पहला इतरेतर था, दोनों पदों के मध्य या अथवा, या तो या आएगा या अथवा आएगा आदि, दोनों परस्पर विपर्य या विलोम होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, विलोम शब्द होंगे। उदाहरण देखिए, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, यानी या तो पाप कर लो या फिर पुण्य कर लो, दोनों एक साथ नहीं होते। नफा नुकसान, या तो नफा होगा या फिर नुकसान होगा, तो विलोम शब्द है। रात दिन, रात या दिन, जब रात होगी तो दिन नहीं होगा, दिन होगी तो रात नहीं होगी। लाभ हानि, लाभ होगा तो हानि नहीं होगी और हानि होगी तो लाभ नहीं होगा। तो ये जो विलोम शब्द है वो इसके अंदर आएंगे विकल्पक द्वंद्व समास के अंदर। फिर तीसरा जो प्रकार आता है द्वंद्व समास का, वो है समाहार द्वंद्व समास। वाक्य देकर पूछेंगे, यानी ऐसे जो है वो वाक्य देकर पूछेंगे। आगे देखिए, ऐसे शब्द जो स्वयं के साथ स्वयं से जुड़ी अन्य वस्तुओं के समूह का बोध कराते, यानी अपने साथ में अन्य वस्तुएं भी साथ में रखेंगे। विग्रह करते समय आदि या इत्यादि का प्रयोग होगा। उदाहरण देखिए, हाथ पैर बचाकर काम करो, हाथ पैर आदि, यानी अब हाथ पैर बचाकर काम करो का मतलब क्या हुआ, यानी वाक्य देकर पूछेंगे किसमें आएगा, तो द्वंद्व समास का उदाहरण है हाथ और पैर। परंतु क्या है कि ये कह रहा है कि हाथ पैर बचाकर काम करो, इसका मतलब ऐसा नहीं है हाथ और पैरों को ही बचाना। अगर सिर में चोट आए तो आप खा सकते हो, पेट पर लगे, कमर पर लगे तो आप खा सकते हो, ऐसा मतलब नहीं है। हाथ पैर का मतलब यह पूरा शरीर, पूरा शरीर, तो पूरे शरीर को बचाते हुए काम करना है, ये बात कह रहा है। कपड़ा लत्ता बांध लो, कपड़ा लत्ता का मतलब होता है कपड़ा, ये लत्ता शब्द है, ये क्या है भाई, कपड़ा तो बांध गए। अब लत्ता का मतलब जो अन्य चीजें हैं, जैसे मान लिया कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं कपड़े लत्ते वो साथ में ले लो, तो कपड़े लत्ते का मतलब ये हुआ कि कपड़े के साथ में हमारे को जो और भी जो जरूरत की चीजें वो सारी साथ में ले लेनी है। शिवरात्रि को शिव की मूर्ति पर फल फूल चढ़ाए, फल फूल आदि, फल फूल का मतलब वो है फल और फूल तो चढ़ाए, उसके साथ में जो प्रसाद भी चढ़ाया, पानी का जो अर्घ दिया, वो सारी चीजें आएगी इसके अंदर। चाय वाय, सार्थक निरर्थक शब्द, यानी चाय तो ठीक है पर ये वाय क्या है, चाय वाय का मतलब हो गया चाय के साथ में बिस्कुट है, हल्का फुल्का जो नाश्ता है वो भी किया गया या दिया गया। पानी वानी, तो देखिए पानी 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 नहीं है यहाँ पर, पानी और वानी है, ये पानी वानी इस प्रकार है, ठीक है, मिस्टेक होता है। तो पानी वानी का मतलब ये पानी तो है और वानी का मतलब क्या हुआ भाई, पानी आप बोलते हैं ना पानी वानी पी लो, तो पानी के साथ में चाय भी पी लो, को छोटा मोटा नाश्ता वास्ता करना वो भी कर लो। जैसे हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और बस में जैसे बस खड़ी रहती है तो वो बस वाला बोलता है ना भाई, होटल पे कहीं रुकती है तो वो बोलता है कि वो पानी वानी है वो पीना है किसी को तो कर लो, तो कहने वाला पानी वानी पी लो, पेशाब वेशाब कर लो, जो भी चीजें वो, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। अड़ोसी पड़ोसी, तो ये पड़ोसी तो पर ये अड़ोसी क्या है, ठीक है, तो ऐसे सार्थक निरर्थक शब्द इसके अंदर अटैच होंगे। आगे देखो, अब जो लास्ट प्रकार है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, इस समास में अन्य पद प्रदान होता है। उदाहरण देखिए, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का मतलब हो गया सही, अब अर्थ निकालें तो इसका सही अर्थ निकलता है तीन नेत्र है जिसके, तो तीन नेत्र किसी दूसरे के हो तो उसे त्रिनेत्र नहीं कहेंगे। ये सिर्फ किसके लिए, ये शिव के लिए, यानी तीन नेत्र जिसके है अर्थात शिव, यानी शिव के लिए रूढ़ हो रखा है शब्द। त्रिनेत्र का नाम आता है हमारे दिमाग में शिव का चेहरा आता है। लंबोदर, लंबोदर का मतलब आजकल तो सारे जो लोग हैं उनकी लंबाई है उधर, यानी पेट जिसका बड़ा है, लंबा है उधर जिसका, तो उसको गणेश, लंबोदर नाम आते हैं, वो क्या है, गणेश का चेहरा हमारे सामने आता है, तो उसके लिए फिक्स हो रहा लंबोदर, ऐसा नहीं जिसका पेट बड़ा उसको लंबोदर बोल दे। गजानन, गज जैसा आनंद जिसका, गणेश। अब देखिए ये गजानन शब्द है, गज धन आनंद,
यह बना है गजानन। गजानन, गज का मतलब होता है हाथी और आनन का मतलब होता है मुंह, जिसका मुंह हाथी के समान है वो होता है गजानन। अब लोग आजकल है ना वो लिखते हैं ना, वो लिखते हैं, एक बार इसको मैं इरेज करता हूं, आज के जो लिखते हैं ना गजानंद, ये गजानंद शब्द है वो गलत है। गज और फिर इसका जो टुकड़े करते हैं तो होता है गज देन आनंद। अब आनंद का मतलब होता है मजा, हाथी, हाथी जैसा मजा है जिसकी, तो ये गलत हो जाता है, इसलिए ये शब्द गलत है, आपको ध्यान में रखना है। तो गजानन का मतलब हो गया गज जैसा आनंद जिसका, यानी गणेश के समान जिसका, सॉरी हाथी के समान जिसका मुंह है, तो वो क्या हो गया गणेश। वक्र तुंड, वक्र है तुंड जिसका, वो भी हो गया गणेश। शाखा मृग, शाखाओं का मृग है जो बंदर, यानी जो शाखाओं पर बंदरी घूमते फिरते हैं इसलिए। वज्रांग, वज्र के समान अंग है जिसका, वो होता है हनुमान। मंदोत्री, मंद है उदर जिसका, अर्थात रावण की पत्नी। मंद का मतलब छोटा और उदर यानी पेट, जिसका छोटा पेट है, तो रावण की पत्नी थी, उसको मंदोदरी इसलिए बोला जाता था। चक्षु सर्वा, चक्षुओं से सुनता है जो, अर्थात सांप। चक्षु का मतलब हो गया आंख, जो आंखों से सुनता है, तो ऐसा माना जाता है कि सांप है उसके कान नहीं होते, वो आंखों से ही सुनता है, तो उसको सांप को बोला जाता है। तो इस प्रकार जो रूढ़ हो रखे हैं उस सारे को क्या कहेंगे हम, बहुव्रीहि समास में रखेंगे। तो ये जो बहुव्रीहि समास, हमने जो समास थे उन समास के अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, ये जो 6 प्रकार थे समास के, उन 6 प्रकार को अच्छे से हमने इस क्लास के अंदर समझ लिया है। अगर इसके बाद में भी किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन या डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये सारी क्लासें आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।